Hello everyone, I hope you all are doing fine. So in this lecture we are going to discuss about the cardiopulmonary assessment. अभी तक हमने ऑर्थोपेडिक असेसमेंट एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में बात किया, देन फिर हमें सीपी के असेसमेंट के बारे में बात किया था. नाउ मूविंग फर्दर इन दैट द असेसमेंट सीरीज, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट के बारे में. अभी तक हमने ये समझा है कि किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी पेशेंट के एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को बनाने के लिए एक सही और सटीक असेसमेंट हमेशा जरूरी है और महत्वपूर्ण है. क्यों? क्योंकि जब तक हम पेशेंट का असेसमेंट सही से नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द फाइनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड वी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द फाइनल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट. दैट्स व्हाई द असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी डिपार्टमेंट, इन एनी केस, वेदर इट इज द केस ऑफ एनी ऑर्थोपेडिक कंडीशन और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और कार्डियोपल्मोनरी, गायनी, ऑप्स. इट इज हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जगह पर असेसमेंट का एक अलग ही महत्वपूर्ण रूप है. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इसी कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. पर कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसी हैं जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई जो हमारा कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट का ये जो लेक्चर है, ये दो पार्ट में आएगा. हियर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक डेमोग्राफिक डेटा, अबाउट द ऑब्जर्वेशन स्किल्स, अबाउट द एग्जामिनेशन स्किल्स. और एग्जामिनेशन में कुछ पॉइंट्स जो लेफ्ट आउट रह जाएंगे वो सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट. और अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो यू कैन सिंपली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई विल सिंपली शेयर इट विथ यू ऑल. ओके, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर आते हैं, कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट का जो इंपॉर्टेंस है, ये डेली जनरल ओपीडीज में एज वेल एज इन द आईसीयूज, वहाँ भी बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंस है कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट का. क्योंकि जो भी पेशेंट्स बेड रिडन है काफ़ी लंबे समय से, वो हमारे स्ट्रोक के पेशेंट हो सकते हैं या फिर किसी भी अलग अलग कंडीशन के जो भी पेशेंट्स हैं जो कि आईसीयूज में एडमिट हैं, उनके अंदर भी उस कंडीशन में भी हमें कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट करना पड़ता है. तो सबसे पहले असेसमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले जो हम बेसिक डेटा लेते हैं, दैट इज द डेमोग्राफिक डेटा. इस डेमोग्राफिक डेटा के बारे में हमने ऑर्थो एंड न्यूरो के असेसमेंट में भी बात किया था और वो सेम चीज़ यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा, बिकॉज डेमोग्राफिक डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो डेमोग्राफिक डेटा में सबसे पहले तो हमें डेट लेना है कि किस डेट को हम ये असेसमेंट कर रहे हैं पेशेंट का. देन आफ्टर द डेट हमें पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, सेक्स. एज और सेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जो कि एज और जेंडर स्पेसिफिक हैं. जैसा कि मैंने ऑर्थो में बताया था कि ओस्टियोपोरोसिस इज वेरी कॉमन इन द केस ऑफ फीमेल्स एंड एट अ सर्टेन एज. एक सर्टेन एज के बाद और एक सर्टेन ये जेंडर ग्रुप में ये कॉमनली दिखता है हमें. तो ऐसे और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जो कि एज और जेंडर स्पेसिफिक हैं, एंड दैट्स वाई वी हैव टू आस्क द पेशेंट फॉर देयर एज. ठीक है, देन फिर मैरिटल स्टेटस, वेदर द पेशेंट इज मैरिड और अनमैरिड. व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द पेशेंट. एड्रेस जानना क्यों जरूरी है ये भी मैंने पहले बताया था कि एड्रेस जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम पेशेंट के सराउंडिंग, पेशेंट के इन्वायरमेंट का अंदाजा लगा सके. क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, उसका बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस आता है हमारे हेल्थ पर. दैट्स वाई एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट लास्ट ऑक्यूपेशन, यानी कि हमारे पेशेंट का काम क्या है, उसका डेली का दिनचर्या क्या रहता है उसके ऑक्यूपेशन में, ये हमें जानना है. एंड दिस ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड द डेमोग्राफिक डेटा. ओके, सो आफ्टर द डेमोग्राफिक डेटा वी हैव टू प्रोसीड टू द चीफ कंप्लेंट. अब चीफ कंप्लेंट में मैंने पहले भी बताया था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि चीफ कंप्लेंट में हमेशा जो पेशेंट ने हमें बताया बिल्कुल उसी लैंग्वेज में हमें मेंशन करना है ऑन द प्रिस्क्रिप्शन. अपने से कुछ नया वर्ड, अपने से कुछ अलग तरीके से उसे मेंशन नहीं करना है. बिल्कुल जैसा भी हमें पेशेंट ने बताया है अपना तकलीफ, पेशेंट के कंप्लेंट को बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल पेशेंट के लैंग्वेज में हमेशा मेंशन करना है. इट शुड बी मेंशन्ड इन द पेशेंट्स लैंग्वेज, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है. ओके, सो दैट इज आवर चीफ कंप्लेंट. आफ्टर चीफ कंप्लेंट हम आते हैं हिस्ट्री. हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कंडीशन में, बिकॉज हमारे पेशेंट का जो भी क्लिनिकल हिस्ट्री रह चुका है, इट इज़ पॉसिबल कि वो जो पेशेंट का हमारा हिस्ट्री है वो अभी प्रेजेंट कंडीशन में इन्फ्लुएंस करे. दैट्स वाई हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है. अब हिस्ट्री बहुत तरह का होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कशन किया है, इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे हिस्ट्री होते हैं,
उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री इट मीन्स कि जो हमारे पेशेंट का प्रेजेंट कंडीशन है उसके बारे में जानना है, उसके ऑनसेट के बारे में जानना है, उसके ड्यूरेशन के बारे में जानना है कि वो कितने ड्यूरेशन से ये जो प्रेजेंट कंप्लेंट है पेशेंट का वो सफ़र कर रहा है पेशेंट, और क्या उसके साथ साथ कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स और भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो हमें पूछना है पेशेंट से। आफ्टर द प्रेजेंट हिस्ट्री वी हैव टू मूव ऑन टू द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कहने का मतलब क्या कि पास्ट में किसी भी तरह का कोई मेडिकल हिस्ट्री रहा है क्या पेशेंट का, कोई मेडिकल कंडीशन रहा हो, कोई ट्रॉमा या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हुआ हो, जैसे हमारा ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, ये सब हमारा पैथोलॉजिकल कंडीशन है। कोई मेडिकल कंडीशन क्या हो सकता है कि पास्ट में कोई पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस रहा हो, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन रहा हो, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम रहा हो, या किसी भी तरह का कुछ कार्डियक एबनॉर्मेलिटी या किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड कुछ एबनॉर्मेलिटी था क्या पेशेंट में। देन वी हैव टू प्रोसीड फॉर द सर्जिकल हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल हिस्ट्री में हमें यह जानना है कि क्या पेशेंट का कोई सर्जरी हो रखा है पास्ट में, ठीक है, क्या पेशेंट का कोई सर्जरी हुआ है पास्ट में, अगर सर्जरी हुआ है तो वो किस चीज़ का सर्जरी हुआ है, वो कौन सा सर्जरी हुआ है, वो रिपेयर हुआ है, उस ऑर्गन का पर्टिकुलर एरिया का कुछ रिपेयर हुआ है या कुछ कट करके हटाया गया है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है, और वो सर्जरी कितने दिनों पहले हुआ था, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है। सो दिस वॉज द सर्जिकल हिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड सर्जिकल हिस्ट्री, पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री कैसा रहा है, ठीक है, ये भी जानना है। क्या पेशेंट के फैमिली में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो कि जीन्स बाय जीन्स, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन चलता आ रहा है, यानी हेरिडिटरी डिजीज़ है या नहीं है, किसी भी तरह का कोई हेरिडिटरी डिजीज़ मौजूद है या नहीं है पेशेंट के फैमिली में। और साथ में क्या पेशेंट को कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम था, कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल से पूछना है पेशेंट से, और जो भी हिस्ट्री हमारे पेशेंट का आ रहा है वो हिस्ट्री लिखना है। इसके साथ साथ कोई स्मोकिंग या फिर कोई ड्रग एब्यूज़ का हिस्ट्री है या नहीं पेशेंट का, पेशेंट हमारा पहले स्मोकिंग करता हो या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म, अब बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करता हो, किसी भी तरह का ड्रग एब्यूज़ करता हो, इन सभी चीज़ों का हिस्ट्री भी हमें पेशेंट से लेना है, बिकॉज ये सभी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को डिसाइड करने में। ओके, नाउ हिस्ट्री के बाद हम आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी डॉक्टर का, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट का, बिकॉज ऑब्जर्व करके भी काफ़ी हद तक बहुत चीज़ हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में हमें पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखना है। पेशेंट का हमारा जनरल अपीयरेंस क्या है, हमारा पेशेंट किस टाइप का दिखता है, जनरल अपीयरेंस एंड द बिल्ड ऑफ द पेशेंट। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा पेशेंट नॉर्मल है या पेशेंट हमारा ओबेस लग रहा है कि ओबेसिटी से परेशान है, हमारा पेशेंट ओवरवेट अगर लग रहा है तो हम वेट करके भी देख सकते हैं। तो हमें हमारे पेशेंट का जनरल अपीयरेंस और जनरल बिल्ड ऑफ द पेशेंट देखना है कि क्या मसल बल्की मसल है, किस टाइप का मसल अपीयरेंस है पेशेंट के हमारा, वो हमें चेक करना है। देन आफ्टर हमें लेवल ऑफ अवेयरनेस देखना है कि हमारा पेशेंट कितना अवेयर है, पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, हमारा पेशेंट अलर्ट है या नहीं है, क्या हमारा पेशेंट डिसोरिएंटेड है या लिथार्जिक है, अनकोऑपरेटिव है या कोऑपरेटिव है, ये सब चीज़ हमें चेक करना है लेवल ऑफ अवेयरनेस में। ये क्यों चेक करना है, क्योंकि आप ये असेसमेंट कर रहे हो ताकि आप आगे चल के पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करोगे, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करने के बाद जब तक हमारा पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा हमें, जब तक हमारा पेशेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा हमारे साथ ट्रीटमेंट में, हमारा पेशेंट रिकवर नहीं हो सकता। इस कारणवश हमें पेशेंट का जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है, हमें पेशेंट का जो ओरिएंटेशन है, वो चेक करना है कि हमारा पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है या नहीं है, वो अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो लेवल ऑफ अवेयरनेस के बाद अब आते हैं स्किन कलर। स्किन कलर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? स्किन कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द स्किन कलर हम बहुत चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत अलग अलग कलर हो सकता है पेशेंट का एबनॉर्मली, ठीक है। जैसे जो सबसे कॉमन हमें दिखता है साइनोसिस दिखता है, वो मैंने सेपरेटली भी यहाँ पर लिखा है। साइनोसिस इट मीन्स द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। हमारे पेशेंट के स्किन में ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन होता है, उसे हम साइनोसिस कहते हैं। अब ये साइनोसिस भी अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे एक सेंट्रल साइनोसिस होता है। सेंट्रल साइनोसिस में क्या दिख सकता है हमें, तो हमारे पेशेंट का जो टंग है वो ब्लूइश दिख सकता है, लिप ब्लूइश दिख सकता है, और ये सब हमें CHD यानी कि क्रोनिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलता है। लंग्स डिजीज जैसे कि न्यूमोनिया, एम्फाइसेमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इन सब कंडीशन में हमें सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलता है।
देन फिर अगला आता है हमारा पेरिफेरल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस में हमें जो फिंगर टिप्स वगैरह हैं यहाँ पर हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखता है, ठीक है। ये जनरली हाइपोवॉल्मिक शॉक वगैरह इन सब कंडीशन में दिख सकता है। देन उसके बाद हमारा आता है डिफरेंशियल साइनोसिस एक होता है। डिफरेंशियल साइनोसिस में क्या होता है, हमारे पेशेंट का जो लोअर लिम्ब है वो साइनोस्ड होता है, वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, और पेशेंट का जो अपर लिम्ब है वो पिंकिश कलर का होता है। ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशियल साइनोसिस के अंदर में हमारे पेशेंट का जो लोअर लिम्ब है वो साइनोस्ड होता है, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, एंड द अपर लिप जो होता है हमारे पेशेंट का वो पिंक होता है। ये भी हमारे हमें क्रोनिक हार्ट डिजीज के अंदर दिखता है। तो ये तो एक साइनोसिस हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग कलर्स दिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पेशेंट में ब्रिक रेड कलर दिख सकता है। अगर ब्रिक रेड कलर हमारे पेशेंट में दिख रहा है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट में पॉलीसाइथेमिया है। और ये पॉलीसाइथेमिया कब हो सकता है, तो हाइपरटेंशन में हो सकता है, थ्रोम्बोसिस में हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हो सकता है। देन फिर ब्रोंज स्किन अगर है तो कार्डियोमायोपैथी का हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्किन के कलर को ऑब्जर्व करके भी हम बहुत सारे कंडीशन तक पहुंच सकते हैं। दैट्स वाई स्किन कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़े अच्छे से जज करना है हमारे पेशेंट के स्किन के कलर को, ठीक है। इसके साथ साथ हम फेशियल साइन और फेशियल एक्सप्रेशन को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसा आ रहा है, और उसके हिसाब से भी हम बहुत कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। देन नाउ मूविंग फर्दर, अगला जो हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल आता है वह है डी मुसेट साइन। ये डी मुसेट साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मुसेट साइन में होता क्या है कि जैसे ही हमारा पेशेंट का हार्ट बीट चल रहा है, विथ द हार्ट बीट हमारा जो पेशेंट है वो अपने हेड का नॉडिंग करेगा। हार्ट बीट के साथ साथ हमारा पेशेंट जो है वो हेड का नॉडिंग करेगा, ठीक है। ये दोनों साथ में दिखता है और इसे ही हम डी मुसेट साइन कहते हैं, ठीक है। द हेड नॉड्स इन टाइम विद द हार्ट बीट के साथ में हेड का नॉडिंग होता है। और अगर ये दिख रहा है दैट मीन्स द डी मुसेट साइन इज पॉजिटिव, और अगर डी मुसेट साइन पॉजिटिव है तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सीवियर एओर्टिक रिगर्गिटेशन है पेशेंट के अंदर में, ठीक है। एओर्टिक रिगर्गिटेशन का ये बहुत ही तगड़ा साइन है डी मुसेट साइन। नाउ अगला हमारा आता है जुगुलर वेन इंगॉर्जमेंट। जुगुलर वेन इंगॉर्जमेंट में हम क्या देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेटाते हैं, हेड एंड नेक को 45 डिग्री के एंगल पर प्लेस करते हैं पिलोज लगाकर, और उसके बाद हम जुगुलर वेन का पल्स चेक करते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशन नॉर्मल आ रहा है, मतलब कि अगर कुछ भी कठिनाई, अगर कुछ भी आपको एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रहा है तो सब कुछ नॉर्मल है। पर अगर बायलेटरल डिस्टेंशन दिख रहा है हमें जुगुलर वेन का, हम जब भी ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें अगर जुगुलर वेन का बायलेटरल डिस्टेंशन दिख रहा है, दैट मीन्स हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या फिर राइट साइड हार्ट फेलियर का कंडीशन हो सकता है पेशेंट के अंदर में। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है जो कि ड्यूरिंग असेसमेंट हमें दिखता है पेशेंट के बॉडी में। नाउ ब्रीदिंग पैटर्न्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग बहुत तरह का अलग अलग ब्रीदिंग पैटर्न्स होता है, आप सभी जानते होंगे, जैसे कि हमारा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होता है, सेगमेंटल ब्रीदिंग होता है, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग होता है। तो ये सब कुछ हम एक्सरसाइज प्लान में भी डालते हैं, पर कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट हमेशा किसी एक तरह के पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे सीओपीडी का पेशेंट यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी के पेशेंट में जनरली हमें पर्स्ड लिप ब्रीदिंग या फिर हमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग देखने को मिलता है। सेम अस्थमा के पेशेंट में हमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग देखने को मिलता है। तो इसलिए ब्रीदिंग पैटर्न भी चेक करना बहुत जरूरी है, इससे भी हम पेशेंट के कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर द ब्रीदिंग पैटर्न्स वी हैव टू चेक फॉर द क्लबिंग प्रेजेंट है या नहीं पेशेंट में, वो हमें चेक करना है। क्लबिंग क्या होता है, इट इज जस्ट द ऑब्लिटरेशन ऑफ द नेल बेड एंगल, ठीक है। हमारे पेशेंट का जो फिंगर्स में जो नेल बेड का एंगल है उसमें कुछ चेंजिंग आता है, दैट इज नोन एज क्लबिंग। अब इसके भी क्लबिंग के भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 में क्या होता है, देयर इज जस्ट सॉफ्टनिंग ऑफ द नेल बेड्स, हमारे पेशेंट का जो नेल बेड्स होता है वो बस सॉफ्ट हो जाता है, नथिंग एल्स। ग्रेड 2 में क्या होता है कि जो हमारे पेशेंट का नेट बेल एंगल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ग्रेड 3 में क्या होता है, ग्रेड 3 में पैरट लाइक अपीयरेंस आता है फिंगर्स में, बिल्कुल पैरट के जैसा एक अपीयरेंस आता है। और ग्रेड 4 जो है ये सबसे सीवियर कंडीशन माना जाता है, और ग्रेड 4 में ड्रमस्टिक लाइक फिंगर्स होता है। तो ये 4 ग्रेड्स हैं क्लबिंग के, तो हमें क्लबिंग के लिए भी चेक करना है। नाउ पोस्चर, यहाँ पर मैंने पोस्चर क्यों लिखा है, ये कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट में पोस्चर का क्या योगदान है।
तो ऐसा है कि कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट में पोस्चर का बड़ा तगड़ा योगदान है। क्योंकि जब कभी भी हमारे पेशेंट में कुछ रिस्पायरेटरी एबनॉर्मेलिटी आता है, कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी आता है, फॉर एग्जांपल इन अस्थमा के केस में, या फिर सीओपीडी का ही बात करें अगर, तो सीओपीडी के केस में क्या होता है कि पेशेंट जनरली खुद को जो पेशेंट का अपर ट्रंक होता है वो उसे झुका कर रखता है, ताकि हमारे पेशेंट में जो ब्रीदिंग एबनॉर्मेलिटी आ रहा है सीओपीडी के कारण वो थोड़ा कंपनसेट हो सके। सेम अस्थमा है, तो अस्थमा में भी पेशेंट का पोस्चर कुछ अलग आ जाता है, ताकि हमारे पेशेंट में जो भी ब्रीदिंग एबनॉर्मेलिटी आ रहा है वो थोड़ा सा ठीक हो सके। तो पेशेंट अपने पोस्चर को अपने कंडीशन के हिसाब से चेंज करता है, एंड दैट्स व्हाई पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस इन द कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट टू। पोस्चर का असेसमेंट हमने ऑर्थो में भी किया था, हमने न्यूरो में भी किया था। पोस्चर का असेसमेंट हमें इस कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट में भी करना है। ठीक है, ये तो वो ऑब्जर्वेशन के बाद। ऑब्जर्वेशन में इसके अलावा और क्या क्या देख सकते हैं? इसके अलावा हम एडिमा के बारे में चेक कर सकते हैं कि क्या पेशेंट में कोई एडिमा है या नहीं है, उसे हम पाल्पेट करके चेक कर सकते हैं, दैट इज द पाल्पेशन स्किल्स। तो पाल्पेशन स्किल्स में हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर के साथ साथ हम एडिमा चेक कर सकते हैं पेशेंट का, पेशेंट के पल्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट का पल्स कैसा है, पल्स के साथ साथ हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम ऑब्जर्वेशन स्किल्स में रखते हैं और ऑब्जर्व करके हम इतने सारे चीज़ों को पता कर सकते हैं। अब आगे आते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप। इट इज द वन ऑफ द वेरी क्रूशियल पार्ट इन द असेसमेंट प्रोटोकॉल ऑफ एनी पेशेंट ऑफ एनी डिपार्टमेंट। एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पोस्चरल एनालिसिस, अभी जस्ट हमने बात किया। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया कि हमने बस ऑब्जर्व किया पेशेंट का कि क्या पोस्चर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, पर यहाँ पर हमें पोस्चर को असेस करना है, एनालाइज करना है पोस्चर को। हमें हमारे पेशेंट को अलग अलग पोजिशंस में प्लेस करके चेक करना है कि क्या कोई एबनॉर्मलिटी की क्या कोई प्रॉब्लम आ रही या नहीं आ रही है। जैसे कि अभी मैंने सीओपीडी के बारे में बताया था कि सीओपीडी में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो जनरली फॉरवर्ड लीन कर जाता है, फॉरवर्ड बेंड कर जाता है अपने हैंड्स या फोर आर्म्स पे। ठीक है, और साथ में शोल्डर गर्डल को थोड़ा सा एलिवेट कर लेता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में थोड़ा सा आसानी मिलता है। इस कारण से जो ये हमारा पेशेंट होता है सीओपीडी का, वो इस तरह के पोस्चर में प्रेजेंट होता है। नाउ पोस्चरल एनालिसिस के बाद अगला आता है हमारा चेस्ट शेप। चेस्ट शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेस्ट शेप भी चेंज हो जाता है पेशेंट का काफ़ी बार। तो सबसे पहले जो हमें जनरली दिखता है सीओपीडी वगैरह के केस में, वो है बैरल शेप्ड चेस्ट। इस बैरल चेस्ट में क्या होता है कि हमारा अपर चेस्ट जो है, अपर चेस्ट का जो सरकमफ्रेंस है वो लार्जर होता है, वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू द लोअर चेस्ट। जब कभी भी हम सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे तो अपर चेस्ट का सरकमफ्रेंस ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द लोअर चेस्ट, एंड दैट्स द बैरल शेप्ड चेस्ट। और साथ में जो हमारा स्टर्नम होगा वो प्रोमिनेंट होता है। जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा। यानी कि बैरल चेस्ट में क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं? सबसे पहला बात कि जो हमारे पेशेंट का अपर चेस्ट का सरकमफ्रेंस है वो लोअर चेस्ट से ज़्यादा होगा। नंबर 2 स्टर्नम प्रोमिनेंट होगा। और नंबर 3 एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा। ये बैरल शेप्ड चेस्ट हमें सीओपीडी में दिखता है और अस्थमा में भी ये दिखता है। ठीक है, नाउ इसके बाद अगला आता है हमारा फनल चेस्ट, फनल शेप्ड चेस्ट। इसे हम पेक्टस एक्सकैवेटम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पेक्टस एक्सकैवेटम। इसमें क्या होता है? नंबर 1, जो हमारे पेशेंट के स्टर्नम का लोअर पार्ट है वो डिप्रेस्ड होता है। द लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम इज डिप्रेस्ड। साथ में लोअर लिप्स जो है हमारे पेशेंट का, लोअर रिब्स फ्लेयर्ड आउट, यानी कि लोअर रिब्स थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। देन ब्रीदिंग के दौरान जो भी चेस्ट का मूवमेंट होता है उसमें अपर चेस्ट का मूवमेंट काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है अपर चेस्ट का मूवमेंट। जब भी हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हमारे चेस्ट का बहुत तगड़ा मूवमेंट होता है। जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो हमारे रिब्स हैं, वो एक्सपैंड करते हैं एंड फिर कोलैप्स करते हैं। पर फनल चेस्ट में क्या होता है कि हमारे पेशेंट के अपर चेस्ट का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और लोअर चेस्ट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये पेशेंट्स जनरली डायफ्रामेटिक ब्रीदर्स होते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक टाइप का ब्रीदिंग है जो कि हम जनरली एक्सरसाइज प्लान में भी इंक्लूड करते हैं। पर जो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर फनल शेप्ड चेस्ट होता है वो जनरली डायफ्रामेटिक ब्रीदर्स होते हैं, एंड दैट्स वाई जो हमारे पेशेंट का लोअर चेस्ट है उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है और अपर चेस्ट का मूवमेंट कम होता है। तो फनल शेप्ड चेस्ट में हमें क्या क्या बात ध्यान रखना है? पहला बात ये कि जो हमारे पेशेंट का जो लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम होगा वो डिप्रेस्ड होगा, जो हमारे लोअर रिब्स होंगे वो फ्लेयर्ड आउट होंगे, हमारे पेशेंट के अपर चेस्ट का मूवमेंट काफ़ी कम होगा एज कम्पेयर टू द लोअर चेस्ट, और जो पेशेंट होंगे वो हमेशा डायफ्रामेटिक ब्रीदर्स होंगे।
ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट को हम पिक्टस कैरिनेटम भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्टस कैरिनेटम। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टर्नम है वो प्रोमिनेंट होता है, एंटेरियरली प्रोट्रूड भी कर जाता है। स्टर्नम विल बी प्रोमिनेंट एंड इट विल प्रोट्रूड एंटेरियरली। ये हमारा होता है पिजन चेस्ट। ओके, इसके बाद अब अगले आते हैं चेस्ट मोबिलिटी। हमने सबसे पहले पोस्चरल एनालिसिस कर लिया, देन उसके बाद हमने चेस्ट शेप भी असेसमेंट ले लिया। नाउ थर्ड वन इज चेस्ट मोबिलिटी। अब जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग हमारा जो चेस्ट है उसका मूवमेंट होता है, वो एक्सपैंड करता है, वो फिर वापस नॉर्मल कंडीशन में आता है। तो चेस्ट में भी मोबिलिटी होता है। अब चेस्ट मोबिलिटी में हमारा अपर लोब का मोबिलिटी, मिडिल लोब का मोबिलिटी और साथ में लोअर लोब का मोबिलिटी, ये तीनों लोब का मोबिलिटी होता है। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों को चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपर लोब एक्सपेंशन चेक करते हैं कि हमारा पेशेंट का अपर लोब कितना एक्सपैंड कर रहा है। तो अपर लोब एक्सपेंशन को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे थंब का जो टिप है वो मिड स्टर्नल लाइन पे प्लेस करना है एट द स्टर्नल नॉच। Place your tip of the thumb at the mid sternal line on the sternal notch. स्टर्नल नॉच पर मिड स्टर्नल लाइन के पास हमें अपना थंब प्लेस करना है। दोनों फिंगर्स, दोनों हैंड का थंब हमें प्लेस करना है। देन एक्सटेंड योर फिंगर्स अबव क्लैविकल। क्लैविकल के ऊपर हमें अपना फिंगर्स एक्सटेंड करना है। एंड देन वी हैव टू आस्क द पेशेंट टू फुली एक्सेल, पूरा एक्सेल एंड देन इनहेल डीपली। पूरा एक्सेल करने के बाद, फुल्ली एक्सेल करने के बाद डीप इनहेलेशन कराना है पेशेंट का। एंड देन वी विल चेक फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर थंब टिप व्हेन द पेशेंट इनहेल्स। जैसे ही हमारा पेशेंट इनहेल करेगा तो हमारा जो थंब का टिप होगा वो दोनों एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट करेगा, वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। और फिर हमें वो देखना है कि वो सिमेट्रिकली जा रहा है या फिर एसिमेट्रिकली हमारा थंब जा रहा है दोनों साइड। ठीक है। Now, for the middle lobe expansion, we have to place the thumb tip. Oh, sorry, this is not the runner's tip. This is a thumb tip. We have to place the tip of the thumb at the xiphoid process. हमें xiphoid process पे अपना थंब को प्लेस करना है, थंब के टिप को प्लेस करना है। एंड वी हैव टू एक्सटेंड द फिंगर्स लेटरली अराउंड द रिब्स। रिब्स के अराउंड हमारे फिंगर्स को लेटरली लेकर जाना है, एक्सटेंड करना है। आफ्टर दैट हम पेशेंट को अगेन कहेंगे इनहेल करने के लिए, डीपली ब्रीथ इन करने के लिए। एंड देन वी विल अगेन चेक फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर फिंगर टिप, आवर टिप ऑफ द थंब, और वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, वो सिमेट्रिकली मूवमेंट कर रहा है फिर एसिमेट्रिकली मूवमेंट कर रहा है। देन फिर तीसरा हमारा आता है लोअर लोब एक्सपेंशन। सॉरी, ये लोअर लोब एक्सपेंशन स्लाइड में ऐड करना ये मिस हो गया, पर मैं वर्बली आपको समझा दे रहा हूँ। लोअर लोब एक्सपेंशन को चेक करने के लिए हम पेशेंट के बैक में जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, उस स्पाइनस प्रोसेस, हमारे जो ये वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस है, उस स्पाइनस प्रोसेस पे अपना थंब का टिप प्लेस करते हैं और जो हमारा फिंगर्स है उसे एक्सटेंड करके हम रिब्स के पास लेकर जाते हैं। और देन फिर हम पेशेंट को कहते हैं इनहेल करने के लिए, डीप इनहेल करने के लिए, एंड देन अगेन एक्सहेल करने के लिए। और उसके साथ साथ हम अपने थंब का मूवमेंट भी चेक करते हैं कि ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हमारा जो थंब का टिप है वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, वो सिमेट्रिकली एक दूसरे से दूर जा रहा है या फिर एसिमेट्रिकली जा रहा है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंशन चेक कर सकते हैं फॉर द अपर लोब, मिडिल लोब एंड द लोअर लोब टू। ठीक है ना। उसके बाद आता है परकसन। परकसन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे कि हम अपने पेशेंट के लंग डेंसिटी को चेक करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए, पेशेंट के लंग डेंसिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले अपना हम मिडिल फिंगर जो है, हमारे थेरेपिस्ट के हाथ का मिडिल फिंगर चेस्ट वाल के अलोंग रखेंगे एंड बिटवीन द इंटरकॉस्टल स्पेस, यानी कि जो दो रिब्स के बीच का स्पेस है उस स्पेस में हम अपना मिडिल फिंगर प्लेस करेंगे। ठीक है, एक हाथ का मिडिल फिंगर प्लेस कहाँ करना है? बिटवीन द इंटरकॉस्टल स्पेस, इंटरकॉस्टल स्पेस में प्लेस करना है। देन विद द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर ऑफ द अपोजिट हैंड फॉर्मली टैप ऑन द, अगेन इट इज नॉट रनर, इट इज थंब. So with the tip of the middle finger of the opposite hand, we have to firmly tap on the thumb on the chest wall. यानी कि चेस्ट वॉल के ऊपर में हमने जो अपना थंब प्लेस किया है उस थंब पर दूसरे हाथ के मिडिल फिंगर से फॉर्मली टैप करना है, जस्ट स्लाइट टैप करना है। और फिर हम आवाज़ सुनेंगे, किस तरह का आवाज़ आ रहा है उस तरीके से हम फिर जज कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट का लंग डेंसिटी कैसा है। इसे करने का एक और तरीका ये होता है कि हमने इंटरकॉस्टल स्पेस पर अपना फिंगर प्लेस किया और दूसरे फिंगर से जो भी चेस्ट वॉल पे हमने फिंगर प्लेस किया है उसको हल्का सा उठाकर और छोड़ेंगे, तो उससे हमें एक साउंड प्रोड्यूस होगा हमारे चेस्ट वॉल पे, और उस साउंड के जरिए हम ये पता करेंगे कि हमारे पेशेंट का लंग डेंसिटी कैसा है।
ये जो परकसन का टेक्निक है ये लगभग सेवरल ये अलग अलग पॉइंट्स पे हमें चेक करना है ऑन द राइट एंड लेफ्ट लंग, राइट और लेफ्ट चेस्ट दोनों पे चेक करना है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट दोनों तरफ से, आगे से भी और पीछे से भी। इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो जनरली द साउंड इज डल और फ्लैट इफ ग्रेटर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर इज प्रेजेंट, यानी कि जनरली लंग्स में सॉलिड अमाउंट उतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है, लंग्स में एयर प्रेजेंट होता है, पर नॉर्मल से ज़्यादा अगर सॉलिड मैटर प्रेजेंट होगा तो बहुत ही डल और फ्लैट साउंड आएगा जैसे हम टैप करेंगे पेशेंट के चेस्ट वॉल पे। एंड द साउंड विल बी हाइपर रेजोनेंट इफ देयर इज ग्रेटर अमाउंट ऑफ एयर देन नॉर्मल, साउंड बहुत ज़्यादा इकोइक होगा, बहुत ज़्यादा इको प्रोड्यूस करेगा जब कभी भी हमारे पेशेंट के लंग्स में नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में एयर मौजूद होगा। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट का लंग डेंसिटी कैसा है, सॉलिड मैटर ज़्यादा है या फिर ये एयर ज़्यादा है या फिर नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द परकसन। तो हमने क्या क्या समझा एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमने पोस्चरल एनालिसिस सीखा, फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने चेस्ट शेप के बारे में जाना। चेस्ट शेप में हमने बैरल चेस्ट, फनल चेस्ट एंड पिजन चेस्ट के बारे में समझा। एंड देन चेस्ट मोबिलिटी में अपर लोब एक्सपेंशन, मिडिल लोब एक्सपेंशन एंड लोअर लोब एक्सपेंशन के बारे में जाना। एंड एट लास्ट हमने परकसन के बारे में जाना। सो दिस वाज अबाउट द एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन में इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर वीडियो लगभग आधे घंटे का होने जा रहा है, 20 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। दैट्स वाई वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द रेस्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में कार्डियो पल्मोनरी असेसमेंट पार्ट 2 में वी विल डिस्कस अबाउट फर्दर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने डेमोग्राफिक डेटा समझा, ऑब्जर्वेशन स्किल्स समझा, हिस्ट्री समझा और एग्जामिनेशन में 3-4 पॉइंट्स हमने समझा। अगले लेक्चर में वी विल कंप्लीट द एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल एंड आई विल ट्राई टू डिस्कस विथ प्रैक्टिकल पेशेंट। प्रैक्टिकली भी मैं ट्राई करूंगा अगले लेक्चर में इसे एक्सप्लेन करने का, जो भी हमारा एग्जामिनेशन है, खास कर लिए हमारा जो चेस्ट मोबिलिटी का असेसमेंट है, अपर लोब एक्सपेंशन, मिडिल लोब एक्सपेंशन, लोअर लोब एक्सपेंशन और ये परकसन, ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, तो इनको मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और व्हाट्सएप पर भी हमने सिलेटिव फिजियो का एक चैनल क्रिएट किया है जहां पर हम डेली एक एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, सो आप वो भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।